सरकार सतर्क है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री जी पहले विश्व गुरु है जिनका चेला ही कोई नहीं, हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े साहब। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इररिलेवेंट भाषण कर दिया। कोविड जैसा समय आने वाला है, कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं। आप गुमराह मत करें। इतनी निर्दयता आप कहां से लाते हैं? माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, कोविड, ये सब चीजें फिर से कीवर्ड बनके उभरी हैं। क्या ऐसे हालात आ चुके हैं? क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध इतना गंभीर हो चुका है कि तनावग्रस्त हालात अब न्यू नॉर्मल होने वाले हैं? संसद से जैसे बयान आ रहे हैं वो इन्हीं सवालों की ओर हमें ले जाते हैं। पीएम कोविड के दौर वाली तैयारी की ओर फिर से इशारा कर रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएम की बातों को इररिलेवेंट बता रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए सांसद 1 महीने की सैलरी तक दान देने का ऐलान कर रहे हैं और इन सब के बीच मंत्री की बातों और दलीलों को सुनकर समाजवादी पार्टी के सांसद उत्तेजित से हो जा रहे हैं। विवादों की इसी आग को शांत करने के लिए मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं तो नेता विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग में आने से इनकार कर दे रहे हैं। इतनी सारी बातों के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर भी एक बड़ा फैसला हो गया है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। और आगे बढ़ने से पहले बेहद जरूरी सूचना ललन टॉप आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। सीरीज में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियां जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे, बंगाल का विभाजन, या हो लेफ्ट का उभार और ममता बनर्जी के हाथों उसका धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। और अब संसद की बात करते हैं। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के दमदम से टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किसानों की आय को लेकर सवाल किया। कृषि मंत्री जवाब देते इससे पहले टीएमसी सांसद ने स्पीकर से एक अपील की। कहा कि वो इस मसले पे कृषि मंत्री से जवाब चाहते हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इंटरफियर ना करें। सर, आई डोंट वांट गिरिराज सिंह टू इंटरफियर इन दिस मैटर। आई वांट द शिवराज सिंह चौहान टू रिप्लाई। हाँ, मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। जब उधर की सरकार होती थी तब ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूं। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। लेकिन हमने सिंचाई बढ़ाई, 24 घंटे बिजली दी और आज 3-3 फसलें कई जगह मध्य प्रदेश में हो रही है। तुगनी आमदनी भी हुई है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंबा जवाब देना शुरू किया तो स्पीकर ओम बिरला ने टोका। कहा कि प्रश्नकाल है, छोटा जवाब दीजिए। इसी बीच यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी कुर्सी से उठे। सवाल फिर से किसानों की आय से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार चर्चा बहस में तब्दील हो गई और धर्मेंद्र यादव उत्तेजित से होते हुए दिखे। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए और घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई, आप बेटे माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, इनने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर और मंत्रिमंडल की नोट शीट में बता दूं, ये हाथी के दांत खाने के और पहले बता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का फैसला किया है और वो हम लगातार दे रहे हैं। स्पीकर ने धर्मेंद्र यादव को उत्तेजित न होने की सलाह भी दी। माहौल शांत हुआ, प्रश्नकाल आगे बढ़ा। चीनी मिल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डेयरी सेक्टर से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन को असम के नगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्योत बोरदोलोई के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रद्योत बोरदोलोई चुनाव से पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आपको यह पता है। इसके बाद फाइनेंस बिल 2026 पर चर्चा की शुरुआत हुई। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने डॉलर की तुलना रुपए की गिरती कीमत से की। यह मुद्दा उठ गया और पीएम मोदी की उम्र का भी जिक्र हो चुका। मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहाँ है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री अच्छा है कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो एलपीजी की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता, तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी होगी। ये जो रुपया है आज किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो, जो सत्ता में बैठे हैं वो कहा करते थे कि रुपया प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये रुपया किसकी उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब बारी थी यूपी के मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की। उन्होंने भी बिल का विरोध किया। अमृत काल को जुमला बताते हुए इसकी तुलना कर्ज काल से की उन्होंने। सरकार ने 12 साल में देश पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि जो पैसा गरीब के घर, किसान के खेत, बच्चे की पढ़ाई और मजदूर की तनख्वाह पर लगानी चाहिए, वो पहले ही अधूरा चुकाने में चला जाता है। ये अमृत काल नहीं है, ये कर्ज काल चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ऊपर से बजट चमक रहा है, नीचे से घर का बटुआ फट रहा है। कागजों में तो सरप्लस लिखते हैं, लेकिन जिंदगी तो ईएमआई भरते भरते कट रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बजट पीछे छूट रहा है, डेब्ट तो एसेट से तेज भाग रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कैसा अमृत काल है जहां आम हिंदुस्तानी का भविष्य गिरवा रखा जा रहा है। महोदय, आज भारत का आम परिवार घर बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, रोटी के लिए कर्ज ले रहा है, इलाज के लिए कर्ज ले रहा है, शादी के लिए कर्ज ले रहा है और जिंदगी जीने के लिए कर्ज ले रहा है। जब कोई परिवार रोटी के लिए कर्ज लेता है अध्यक्ष महोदय, तो उसे विकास नहीं विफलता कहते हैं अध्यक्ष महोदय। आरोपों की धार यही नहीं रुकी। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पहले विश्व गुरु हैं जिनका कोई चेला ही नहीं है। जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर देखता है, फिर रुपया देखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। जो संदेश है वो कहना चाहता हूं
महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, पाकिस्तान से लड़े आर्मी की बात नहीं, मीडिया जो रात को पाकिस्तान को जीतता था सुबह उसको वापस कर देता था। कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े। साहब विश्व गुरु जी को कहना चाहते हैं देश की बुरी हालत है, देश की तरफ ध्यान दो। एक और विपक्ष बिल का विरोध कर रहा था तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सांसद बिल के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। यूपी के डुमरियागंज से सांसद और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की कि पश्चिम एशिया के क्राइसिस पे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। पश्चिम एशिया क्राइसिस पे जब पेट्रोलियम की बात राहुल गांधी उठाने लगे तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कोई तेल की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है और कोई गैस की कमी नहीं है, आप गुमराह मत करें। और फिर कल प्रधानमंत्री ने कहा और दुनिया देख रही है कि उस होर्मुज के जल डमरू से केवल हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है। सत्ता पक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि देश में गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन विपक्ष का दावा था कि आम जनता एलपीजी संकट से परेशान है। यूपी के नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि नेताओं के घर में भले ही एलपीजी है, लेकिन आम जनता की रसोई से एलपीजी गायब सी हो गई है। कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तब हमें इस बात का एहसास होगा। सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों और मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि 7% जीडीपी ग्रोथ का सीधा लाभ देश के किस वर्ग की आमदनी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता कांड बनी हुई है। पहले नोटबंदी की लाइन और फिर ऑक्सीजन की लाइन, सिलेंडर की लाइन। क्या इस सरकार ने देश की महान जनता को लाइन में लगाने का ठेका ले लिया है? फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान ईरान अमेरिका जंग का मुद्दा भी उठा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख, यानी इंजीनियर रशीद जिनको आप कहते हैं, उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी दान देने का ऐलान किया। वो अपनी सैलरी उस स्कूल को दान करेंगे जिस पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में कुल 162 बच्चियों की जान चली गई थी। और जिस तरह हमारे कश्मीर के लोगों ने वहाँ के मजलूम लोगों के लिए कल जो जख्मी हुए, जो बच्चियाँ वहाँ पर स्कूल में मरी, उनके लिए करोड़ों रुपया जमा किया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी 1 माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियाँ मरी। मैं अपने 1 महीने की सैलरी वहाँ डोनेट करता हूँ। बिल पर चर्चा के दौरान तमाम बहसों के बीच कुछ हल्के फुल्के हंसी मजाक से भरे मौके भी आए। चर्चा के दौरान आसन से संध्या राय ने अगले वक्ता के रूप में हनुमान बेनीवाल का नाम लिया। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल बोलने के लिए उठे भी अपनी जगह से, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने बोलना बंद नहीं किया। इस बीच चेयर से हनुमान बेनीवाल को बोलने के लिए कहा गया और फिर क्या हुआ उसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबान में खड़े उनके आगे माइक आगे बोले 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 आगे भाई। सरवती जी धन्यवाद। वैसे सभापति जी आगे रहा, ये रहा, चलो। वैसे सभापति जी हनुमान जी तो दूसरों को ही काम आए, मैं इनके लिए शहादत दे रहा हूँ। आप लोकसभा में अपने अपने तर्कों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने फाइनेंस बिल पर चर्चा पूरी की। इसके बाद सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर अधिकारों का अधिनियम ये बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने बिल का विरोध किया। बिल पे लंबी चर्चा हुई और अब बारी राज्यसभा की। 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है। शून्यकाल में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पालम अग्निकांड का मुद्दा उठाया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ किलोमीटर के दूर मान्यवर पालम के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में राजेंद्र कश्यप जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया। मानवर पूरा परिवार, उनका बड़ा बेटा, 2 बहुएं, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। मान्यवर 9 लोगों की जान चली गई। मान्यवर और मां और बेटी को जलने के बाद अलग नहीं किया जा सका। जान तो गई 9 लोगों की, लेकिन चिताएं 8 जल पाई। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मान्यवर, जब वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके बच्चे कह रहे थे हमें बचा लो बचा लो, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर सीढ़ी
सीढ़ियां नहीं खुली मान्यवर। और तो और छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, सेफ्टी का जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में वो लोग कूद के अपनी जान बचा सकें। और तो और मान्यवर, बगल में गद्दे की दुकान थी, वो गद्दे वाला कहता रहा हम ये गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। यानी कि ये सरकारी लापरवाही के कारण की गई हत्या है मान्यवर, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। और कल दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा मान्यवर कि इसमें गलती तो उसी परिवार की थी। इतनी निर्दयता आप लाते कहां से हैं? इतनी निर्दयता आप कहां से लाते हैं? आपने कहा उस परिवार ने होजरी का काम कर रखा था। शून्यकाल में आगे ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान रिश्वत के आरोप, देर रात तक बजने वाले डीजे की वजह से आने वाली समस्या और नाबालिग बच्चियों की ट्रैफिकिंग से जुड़े मुद्दे उठाए गए। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल की बारी आई। सवाल जवाब होते उससे पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए उठे। एलपीजी संकट पर शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा की मांग की। कहा कि नोटिस दिए हुए लगभग 14 दिन बीत चुके हैं, हमें और कितने समय तक इंतजार करना होगा। कोई मामूली मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। पर सभापति ने इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दी, जिसका विपक्ष की ओर से विरोध शुरू हुआ। इसी विरोध के बीच प्रश्नकाल हुआ और 1 घंटे तक सवाल जवाब चलते रहे। फिर सदन की कार्रवाई को लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित कर दिया गया। खाना पीना हुआ, 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर पश्चिम एशिया के हालात पर सदन को संबोधित किया। कल लोकसभा में किया था, आज राज्यसभा की बारी थी। अपने संबोधन में पीएम ने फिर उसी बात की ओर इशारा किया जिसका जिक्र लोकसभा में उन्होंने कल किया था। आने वाले संकट के लिए तैयार रहिए। पीएम ने कहा कि अगर ये जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद
टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। पीएम मोदी के भाषण पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को इर्रेलेवेंट करार दिया। कोविड जैसे हालात की ओर किए गए इशारे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। बोले कि ये भूल गए कि कोविड के दौरान कितने लोगों की जान गई थी, कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक। संसद परिसर से अब फिर सदन में वापसी करते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद दी अप्रोप्रिएशन सेकंड बिल 2026 पर कल अधूरी रही चर्चा को आज आगे बढ़ाया गया। बिल में संचित निधि से सरकारी खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाती है। बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। दोनों सदन के कामकाज का सार ये रहा। संसद परिसर से आई तस्वीरों और खबरों की बात करते हैं। 25 मार्च को शाम 5 बजे सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चर्चा हो रही है कि बैठक में मिडिल ईस्ट संकट पे बात हो सकती है, पर अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कयासबाजियां भी की जा रही हैं कि सरकार शायद देश को बताने के पहले तमाम पार्टियों को कुछ बताना चाहती है। क्या होगा ये तो कल पता चलेगा। इसी बीच आज ये साफ हो गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसकी वजह उन्होंने खुद बताई। नहीं, अब मैं तो वहां नहीं हूंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव से संसद परिसर में जब पीएम मोदी और अमेरिका ईरान जंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस इतिहास को फिर से दोहराने की मांग की जब पीएम मोदी अचानक से पाकिस्तान पहुंच गए थे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे। ये फिर एक बार मौका मिला है।
महिला आरक्षण बिल को लेकर भी तरह तरह के दावों के बीच आज ये साफ हो गया कि सरकारी सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश नहीं करने वाली है। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बताया कि जरूरत होने पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है या फिर बिल को मानसून सत्र में लाया जा सकता है। दरअसल 24 मार्च को राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। फिलहाल इस सत्र में अब यह बिल नहीं आएगा और इस सत्र में नहीं आएगा तो कब आएगा इसके बारे में सिर्फ सरकार को पता है, लेकिन जब भी आएगा उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। संसद में आज भी तो देखने को मिल ही गए। बाकी आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है आलोक, मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।